हेलो दोस्तों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज की क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित और इसके साथ ही जो बोर्ड एग्जाम्स है उस बोर्ड एग्जाम से संबंधित भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, इसके साथ ही विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उन एग्जाम्स में भी SSC है, UPSC है, RPSC है, चाहे वो रीट एग्जाम हो चाहे पटवार एग्जाम हो, विभिन्न एग्जाम्स के अंदर कंपटीशन एग्जाम्स में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा स्टूडेंट। देखते हैं अपन आज का टॉपिक गोलीय दर्पण शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण होता क्या है? सबसे पहले अपन गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और गोलीय दर्पण का क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग किया जा रहा है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं दर्पण की बात कर रहा हूँ, सिंपल मिरर, आईना जिसे अपन कहते हैं, आईने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आईना जो अपना चेहरा दिखाता है उसी आईने की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले एक आईना होता है जिसका उपयोग अपन घर में रोजाना करते हैं। उस आईने के द्वारा अपन चेहरे को देखते हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर गोलीय का दर्पण, अर्थात गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, वो एक समतल दर्पण है जिसका उपयोग अपन करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन आज पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। मतलब गोलों के द्वारा भी दर्पण बनता है स्टूडेंट, गोलों के द्वारा भी दर्पण बनता है और वो होता है गोलीय दर्पण। उसे क्या कह रहे हैं? गोलीय दर्पण कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर इस गोलीय दर्पण का निर्माण कैसे किया जाता है? मतलब गोले के द्वारा दर्पण बनाना है अपने, तो यहां पर गोले के द्वारा दर्पण बनाने के लिए क्या करें? एक कांच का खोखला गोला ले लेते हैं। सही है, एक गोला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कांच का होना चाहिए और खोखला होना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में दर्पण होता है वो एक कांच ही होता है। दर्पण वास्तविकता में कांच ही है जिसमें आर पार देखा जा सकता है, लेकिन यदि उसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो वही कांच दर्पण का रूप धारण कर लेता है, जिसमें अपन विभिन्न वस्तुओं को देखने का कार्य करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के प्रतिबिंबों को प्राप्त करने का कार्य करते हैं, जिनका उपयोग करते हैं। सही है, तो यहां पर क्या ले रहे हैं अपन? एक कांच का खोखला गोला ले रहे हैं। देखो यहां पर क्या ले रहे हैं? कांच का खोखला गोला लिया जा रहा है। ये एक कांच का खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले को यदि अपन किसी सतह से काट लें, ठीक है, जैसे यहां पर कांच का गोला जो ले रहे हैं, इस कांच के गोले को अपन यहां से भी काट लें, यहां से भी काट लें, यहां से भी काट लें और यहां से भी काट लें। अर्थात यहां पर यदि अपन कांच के इस गोले को काट रहे हैं तो काटने पर अपने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट? अपने को काटने पर यहां पर प्राप्त हो रहा है क्या? इसके ये पृष्ठ, एक पृष्ठ यहां पर अपने को ये मिल गया। समझ गए? इसके दाएं से काट दो, बाएं से काट दो, ऊपर से काट दो और नीचे से काट दो, चारों दिशाओं से चारों पृष्ठों पर अपन ने इसको काट लिया। तो यहां पर अपने को क्या मिल गए? ये चार इसके कटे हुए भाग मिल गए। ये इसका दायां भाग, बायां भाग, ऊपर और नीचे चार भाग अपने को ऐसे कटे हुए मिल गए। सही है, अब यहां पर इसे कटे हुए पृष्ठ की अपन बात करें, किसी भी पृष्ठ की बात कर लो, कटे हुए चार पृष्ठों में से किसी भी पृष्ठ की यदि अपन बात कर ले तो वो जो पृष्ठ है वो एक ऐसी विशेषता दर्शाता है अपने आप में कि उसका एक सतह जो है वो अंदर से दबी हुई होती है और उसकी एक सतह जो होती है वो उभरी हुई होती है। यहां पर किसी भी सतह की बात कर लो स्टूडेंट, एक सतह इनकी उभरी हुई है, एक सतह इनकी उभरी हुई है, उभरी हुई सतह, और एक सतह है इनकी दबी हुई सतह। मतलब अंदर की सतह दबी हुई है
और बाहर की सतह है वो उभरी हुई है। अंदर की सतह दबी हुई है और बाहर की सतह क्या है, उभरी हुई है। सही है। अब यहां पर ये जो दबी हुई और उभरी हुई सतह होती है, इन सतहों को, इन प्रश्नों को अपन नाम दे सकते हैं स्टूडेंट। इसे वक्र प्रश्न, इसे अपन वक्र प्रश्न कह सकते हैं। इस वक्र प्रश्न में देखो इधर, इस वक्र प्रश्न मैं एक प्रश्न ले लेता हूं इसमें, ये प्रश्न ले लिया मैंने इसका। इस वक्र प्रश्न में जो भाग दबा हुआ है, जिसे अपन दबा हुआ प्रश्न कह रहे हैं, उस दबे हुए प्रश्न को यहां पर नाम दिया जा सकता है क्या, अवतल पृष्ठ। उसे दबे हुए प्रश्न को क्या नाम दे सकते हैं, अवतल पृष्ठ नाम दे सकते हैं स्टूडेंट। और जो प्रश्न उभरा हुआ है, जो सतह उभरी हुई है, उस सतह को नाम दे सकते हैं अपन उत्तल पृष्ठ। कोई भी वक्र प्रश्न होता है स्टूडेंट, उस वक्र प्रश्न की हमेशा ये दो सतह होती है। अपन ने एक गोला लिया था कांच का, उस गोले में से अपन ने ये चार सतह काटी है, इन सतहों को अपन वक्र पृष्ठ कह रहे हैं स्टूडेंट। सही है। अब यहां पर इस वक्र पृष्ठ में दो सतह, दो पृष्ठ बन रहे हैं, एक अंदर वाली पृष्ठ और एक बाहर वाली पृष्ठ। अंदर वाली पृष्ठ की विशेषता है कि वो दबी हुई है, बाहर वाली पृष्ठ की विशेषता है कि वो उभरी हुई है। देख रहे हैं आप यहां पर। तो यहां पर उभरी हुई पृष्ठ को क्या नाम दिया अपन ने, उत्तल पृष्ठ, और दबी हुई पृष्ठ को क्या नाम दिया, अवतल पृष्ठ दे दिया। सही है। अब यहां पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दर्पण वास्तविकता में कांच ही है जिसमें आर पार देखा जा सकता है। यहां पर अपन ने कांच का गोला ही लिया है, कांच का गोला लिया, इसका मतलब इसमें आर पार देखा जा सकता है। अब यहां पर इसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो यही कांच क्या बन जाता है सर, यही क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। सही है। तो यहां पर अब अपने पास दो पृष्ठ हो गए, एक अंदर वाला पृष्ठ भी है और एक बाहर वाला पृष्ठ भी है। कौन से पृष्ठ पर पॉलिश करें कि दर्पण बन जाए। अब यदि बाहर वाले पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो भी दर्पण बनेगा, अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश करेंगे तो भी दर्पण बन जाएगा। सही है। तो यहां पर कांच का ये जो कटा हुआ भाग लिया अपन इस गोले का, इस कटे हुए भाग के किसी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। सही है। मैंने यहां पर उदाहरण के तौर पर इसके अंदर वाले पृष्ठ पर ये पॉलिश कर दी, तो इसी प्रकार की गोलाकार आकृति से बनने वाले दर्पण को क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, गोलीय दर्पण कह रहे हैं। इस प्रकार के वक्र पृष्ठ से बनने वाला, गोलाकार पृष्ठ से बनने वाले इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जा रहा है। इस गोलीय दर्पण में एक पॉलिश पृष्ठ हो गई। दर्पण में हमेशा स्टूडेंट ये ध्यान रखना, एक पॉलिश की सतह होती है और एक उभरी हुई पृष्ठ है, बिना पॉलिश की पृष्ठ है, जो यहां पर कौन सी है, उत्तल पृष्ठ, जिसको नाम दिया है मैंने, उत्तल और अवतल पृष्ठ दो नाम दिए। वही उत्तल पृष्ठ जिस पर पॉलिश नहीं किया अपन ने, और अवतल पृष्ठ जिस पर पॉलिश कर दी, जिसको मैंने नाम चेंज कर दिया, पॉलिश पृष्ठ नाम दे दिया। तो यहां पर गोलीय दर्पण क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा स्टूडेंट आपको देखनी। परिभाषा क्या बन गई इसकी, जान गए हो आप लोग, परिभाषा क्या बन गई इसकी। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कांच के खोखले गोले के, कांच के खोखले गोले के एक भाग को काटकर उस पर पॉलिश कर दी जाए तो क्या बन जाता है, तो गोलीय दर्पण बन जाता है स्टूडेंट। उसी को अपन गोलीय दर्पण कहते हैं। तो यहां पर गोलीय दर्पण की एक सिंपल सी, आसान सी परिभाषा स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं, नोट कीजिएगा। यदि किसी कांच के खोखले गोले के, यदि किसी कांच के खोखले गोले के किसी एक भाग को काटकर, दायां बायां ऊपर नीचे कोई सा भी पृष्ठ हो, यदि किसी कांच के खोखले गोले के, फिर से सुनो, यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक भाग को काटकर कटे हुए भाग के किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो बनने वाला दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। सही है स्टूडेंट। तो गोलीय दर्पण की आसान सी परिभाषा।
अब यहां पर अपने पास दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई? कौन से पृष्ठ पर पॉलिश करें कि गोलीय दर्पण बने? तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, दोनों में से किसी भी पृष्ठ पर पॉलिश करो, बनने वाला दर्पण गोलीय दर्पण ही होगा। सही है। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। सही है। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार है? गोलीय दर्पण के स्टूडेंट दो प्रकार है, एक अवतल दर्पण, एक नाम दिए से अवतल दर्पण और दूसरे को नाम दिए से उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के स्टूडेंट ये दो प्रकार है, क्योंकि यहां पर दो पृष्ठ है, दोनों में से किस पृष्ठ पर पॉलिश की जा रही है, इस आधार पर दर्पण के दो प्रकार। अवतल दर्पण जिसे अपन कह सकते हैं कॉनकेव दर्पण, कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ध्यान रखना स्पेलिंग का सर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन्हें अपन नाम कह सकते हैं कॉनकेव, अवतल बड़ा है, वर्ड देखो, अवतल बड़ा है अपने आप में, उत्तल 3 अक्षरों का है, अवतल 4 अक्षरों का है, तो अवतल बड़ा है तो कॉनकेव बड़ा है, उत्तल छोटा है तो कॉन्वेक्स छोटा है। ठीक है, इस हिसाब से याद रख सकते हो। यदि कोई कंफ्यूजन भी आपको तो यहां पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन्हें नाम दिया गया। अब यहां पर अवतल और उत्तल दर्पण को अपन डिटेल से थोड़ा सा और देख लें, क्योंकि यहां पर अपने पास ये गोले का कटा हुआ भाग था। अब इस कटे हुए भाग में से कौन से पृष्ठ पर अपन पॉलिश कर रहे हैं? तो देखो यहां पर कोई सा भी एक पृष्ठ ले लो, उस पृष्ठ में यदि अपन अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, अंदर वाले पृष्ठ पर यदि पॉलिश कर दें तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? ये बन जाएगा यहां पर पॉलिश पृष्ठ। सही है। और जिस पृष्ठ पर अपन ने पॉलिश नहीं की है वो उभरा हुआ पृष्ठ है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? उत्तल पृष्ठ। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर ये जो दर्पण है, इस दर्पण में इस पॉलिश पृष्ठ पर तो प्रकाश कभी आपतित होगा ही नहीं। प्रकाश कहां पर आपतित होगा? जिस पर पॉलिश नहीं की। इसका मतलब ऐसा दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है और अवतल पृष्ठ पर पॉलिश की हुई होती है, उस दर्पण को कहते हैं स्टूडेंट अपन क्या? उत्तल दर्पण। ये कहलाता है यहां पर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या रहेगा? उत्तल दर्पण में उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश का आपतन होगा और अवतल पृष्ठ पर पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होता है। अवतल पृष्ठ यदि पॉलिश पृष्ठ होता है तो उसे अपन उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण इसलिए कहते हैं कि उत्तल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो रहा है स्टूडेंट। सही है। अब यहां पर बात करें अपन दूसरे दर्पण की। दूसरा दर्पण है अपना अवतल दर्पण। अब यहां पर वही पृष्ठ ले लूं मैं जो अपन ने गोले से काटा था, गोले का कटा हुआ भाग ही मैंने फिर से ले लिया। अब यहां पर मैं इसके इस बाहर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर रहा हूं स्टूडेंट। देखो इस पृष्ठ पर पॉलिश कर दी, क्योंकि दोनों में से किसी भी पृष्ठ पर अपन पॉलिश कर सकते थे स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर पॉलिश किया हुआ पृष्ठ अपना ये हो गया स्टूडेंट, और ये जो दबा हुआ पृष्ठ है वो कौन सा पृष्ठ है स्टूडेंट? अवतल पृष्ठ कहलाता है। ये दबा हुआ पृष्ठ क्या है? अवतल पृष्ठ है स्टूडेंट। तो इसका मतलब यहां पर इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश की हुई होती है और अवतल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ऐसा दर्पण जिसमें अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है और उत्तल पृष्ठ पॉलिश किया हुआ रहता है, उसे अपन कहते हैं स्टूडेंट अवतल दर्पण। उसे नाम दिया गया क्या? अवतल दर्पण। उसे अवतल दर्पण कहा गया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दर्पण के दो प्रकार, गोलीय दर्पण के दो प्रकार अपन बात कर रहे हैं। गोले से बना हुआ दर्पण जिसे अपन गोलीय दर्पण कह रहे हैं। सही है। गोले से बना हुआ दर्पण है जिसे अपन गोलीय दर्पण कह रहे हैं स्टूडेंट। गोलीय दर्पण के ये दो प्रकार हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण।
उत्तल दर्पण क्या होगा, फिर से नोट करना स्टूडेंट, उत्तल दर्पण क्या होगा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है, उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे उत्तल पृष्ठ दर्पण कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसमें अवतल पृष्ठ पॉलिश किया हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण नाम दिया गया स्टूडेंट। दूसरा अपन कह सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कह रहे हैं, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कह रहे हैं। या फिर क्या कह सकते हैं अपन, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश की हुई होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं स्टूडेंट। अपन क्या कहते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दर्पण के दो प्रकार हैं स्टूडेंट यहाँ पर। सही है, तो गोलीय दर्पण समझ में आ गया होगा आपको। गोलीय दर्पण गोले से बना हुआ दर्पण जिसके ये दो प्रकार है, अवतल और उत्तल दर्पण। सही है, अब यहां पर इसी में थोड़ा सा आगे और बढ़े तो देखो यहां पर दर्पण अपन पढ़ रहे हैं, दर्पण उत्तल और अवतल रूप में अपन ने पढ़ा है। तो यहां पर दर्पण से संबंधित इसकी कुछ परिभाषाओं की ओर बात कर ले। मैं थोड़ा सा यहां से मिटा रहा हूं स्टूडेंट और एक नया चित्र और ले लेता हूं। यहां पर मैं इसी को पूरा मिटा देता हूं। देखो आगे बढ़ते हैं, क्या बात कर रहे हो अपन ने यहां पर तीन परिभाषाएं तो देख ली स्टूडेंट। तीन परिभाषाएं कौन सी समझ में आ गई। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये तीन परिभाषाएं हैं यहां पर। सही है, अब यहां पर बात कर रहे हैं अपन दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की ओर बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं दर्पण से संबंधित और देख लेते हैं यहाँ पर क्या होती है स्टूडेंट। तो दर्पण, वही एक दर्पण ले लो, गोलीय दर्पण, गोले से बना हुआ दर्पण है। तो यहां पर मैं एक दर्पण ले रहा हूं स्टूडेंट, एक दर्पण ले लिया मैंने और अपन जानते हैं क्या कि ये जो दर्पण है, ये दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग है। जानते हैं ना अपन, क्योंकि दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग ही होता है। तो यदि यहां पर इस दर्पण के अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश है, इसका मतलब अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश की हुई है। तो इस प्रकार बनने वाला जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण कहलाता है, और बाहर वाले पृष्ठ पर पॉलिश की होती है तो अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखो यहां पर अपन ने उत्तल दर्पण यहां पर अपन ने लिया है। इस उत्तल दर्पण को नाम दे दिया स्टूडेंट मैंने MN के रूप में, मैंने इसकी लंबाई को नाम दे दिया। सही है, तो यहां पर इस दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात कर रहे थे। तो यहां पर उन परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा आती है स्टूडेंट दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है, गेट क्या होता है दर्पण में, दर्पण में गेट जिससे अपन प्रवेश करते हैं उसे क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। घर में जाते हैं अपन, किसमें से जाते हैं, गेट में से होकर जाते हैं स्टूडेंट। तो इसका मतलब दर्पण पर भी एक ऐसा गेट होगा जहां पर प्रकाश आपतित होगा और जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन होगा। तो उस पृष्ठ को ही अपन क्या कह रहे हैं, दर्पण का गेट कह रहे हैं स्टूडेंट, द्वारक कह रहे हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सतह की जो लंबाई है उस लंबाई को अपन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, दर्पण का द्वारक कह रहे हैं। क्या है दर्पण का द्वारक है, परावर्तक पृष्ठ की लंबाई को, परावर्तक पृष्ठ की लंबाई को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ की लंबाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। सही है, दर्पण का द्वारक परावर्तक पृष्ठ की लंबाई है। सही है, अब यहां पर दूसरी परिभाषा को देख ली जाए तो वो क्या है, वो है दर्पण का ध्रुव। क्या कह रहे हैं उसे, दर्पण का ध्रुव कह रहे हैं। अधिकांश एग्जाम में स्टूडेंट ये ध्यान रखना, दर्पण के ध्रुव को पी से, ध्रुव पोल पी से व्यक्त किया गया है। सही है,
अब देखो यहाँ पर दर्पण का ध्रुव क्या है, ध्रुव क्या है यहाँ पर, दर्पण में अपन ने द्वारक देख लिया, गोलीय दर्पण में अपन ने द्वारक देख लिया, तो उस द्वारक का जो मध्य बिंदु है उसे अपन क्या कह रहे हैं, दर्पण का ध्रुव कह रहे हैं। एमएन यहाँ पर अपने पास क्या था, दर्पण का द्वारक है, तो इस द्वारक का बीच का बिंदु ले लो, बीचों बीच बिल्कुल, उस बीच के बिंदु को अपन क्या कह रहे हैं, उस बीच के बिंदु को अपन दर्पण का ध्रुव कह रहे हैं, बीचों बीच बिल्कुल, दर्पण में बिल्कुल बीचों बीच जो पृष्ठ होगा, जो बिंदु होगा, उस बिंदु को क्या कह रहे हैं, दर्पण का ध्रुव कह रहे हैं। सही है, तो क्या परिभाषा रहेगी दर्पण के ध्रुव की, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ की लंबाई का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण की लंबाई का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। सही है, दर्पण के बीचों बीच होगा, इसे अपन पी से व्यक्त कर रहे हैं स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर दूसरी परिभाषा हो गई अपनी दर्पण का ध्रुव। अब यहां पर बात करें स्टूडेंट अपन तीसरी परिभाषा की, तीसरी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, और तीसरी परिभाषा है यहां पर वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को अपन सी से डिनोट कर रहे हैं। सही है, वक्रता केंद्र क्या है, अब यहां पर अपन ने गोलीय दर्पण की बात की है, जिसमें अपन ने एक कांच का गोला लिया था, तो इसका मतलब गोलीय दर्पण एक गोले का कटा हुआ भाग है, यही बताया मैंने इसमें आपको। सही है, अब यहां पर इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा, अर्थात गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होगा, उस गोले का जो केंद्र होगा, उस केंद्र को अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट, इस गोले के इस केंद्र को अपन दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से व्यक्त करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उसे अपन, उस गोले के केंद्र को अपन वक्रता केंद्र कह रहे हैं। तो यहां पर दर्पण जिस गोले का कटा भाग होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, क्योंकि गोलीय दर्पण अपन ने कहां से काटा, एक कांच के खोखले गोले में से काटा, दाएं से काटा, बाएं से काटा, ऊपर से काटा, या फिर नीचे से काटा, कहीं से भी कटा हुआ कोई सा भी प्रश्न ले लो, अपन ने उस कांच के गोले से काटा है, और उस गोले का जो केंद्र है उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर बात कर रहे हैं अपन वक्रता केंद्र की, आ गई होगी समझ में परिभाषा। अब यहां पर यही इस गोले की बात कर रहे हैं, तो इस गोले की त्रिज्या भी होगी। इस गोले की त्रिज्या को अपन पढ़ रहे हैं नए नाम से, जिसे क्या कह रहे हैं, वक्रता त्रिज्या के नाम से। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से व्यक्त की जा रही है स्टूडेंट। वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जा रहा है स्टूडेंट। या फिर यहां पर देखो मैं और भी दर्शा सकता हूं इसमें, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या को, ये इस गोले की त्रिज्या ही है स्टूडेंट, इस त्रिज्या को अपन क्या कह रहे हैं, वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं। क्या है, वक्रता त्रिज्या। या फिर ये भी कह सकता हूं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या है, P और C के बीच की दूरी, P ध्रुव, C वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कह रहे हैं, वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं। तो मैं दूसरी परिभाषा लिख रहा हूं यहां पर, क्या है, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सही है, या फिर पहली परिभाषा मैंने बताई है क्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को स्टूडेंट यहां पर अपन कैपिटल आर से व्यक्त कर रहे हैं।
क्या है वक्रता त्रिज्या? कैपिटल आर है स्टूडेंट। सही है। आगे बढ़ते हैं अपन इन्हीं परिभाषाओं में, और भी परिभाषाएं हैं। क्या है परिभाषा? पांचवी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, और पांचवी परिभाषा है मुख्य अक्ष के नाम से। अब ये दर्पण में मुख्य अक्ष कहां से आ गया है? क्या है ये मुख्य अक्ष? कहां से होकर गुजरेगा ये मुख्य अक्ष? तो दर्पण का मुख्य अक्ष बात करें, गोलीय दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरती है उस सरल रेखा को अपन क्या कह रहे हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी, जो दर्पण के मुख्य वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, उस रेखा को अपन क्या कह रहे हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष। ये रेखा क्या कहलाती है स्टूडेंट? ये रेखा कहलाती है दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या रहेगी मुख्य अक्ष की परिभाषा? समझते जाओ स्टूडेंट, परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन आता है, 1 नंबर आपको पक्का करना है कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो इन परिभाषाओं को तैयार कर लो, रटना नहीं है इन्हें। डायग्राम देख लो, गोला बना लो, गोले का केंद्र ले लो, गोले की त्रिज्या ले लो, उस गोले के कटे हुए भाग को अपन ने गोलीय दर्पण नाम दिया है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष पांचवी परिभाषा थी। क्या लिखो इस परिभाषा को मैं? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा। क्या है? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है स्टूडेंट। दर्पण का मुख्य अक्ष कहां से होकर गुजरेगा? दर्पण का मुख्य अक्ष कहां से होकर गुजरता है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। सही है। आगे बढ़ते हैं अपन परिभाषाओं में। तो छठी परिभाषा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको मैं नाम दे दूं मुख्य फोकस। एक इंपॉर्टेंट परिभाषा, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं स्टूडेंट, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस यहाँ पर क्या है? इस मुख्य फोकस को समझो जरा। मुख्य फोकस, फोकस किसको फोकस कर रहे हैं यहाँ? उसको फोकस कहते हैं। अब फोकस किसको करेंगे? प्रकाश को फोकस करेंगे, क्योंकि दर्पण के द्वारा क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश को जिस बिंदु पर फोकस किया जा रहा है वो मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखो कैसे फोकस होता है प्रकाश, वो यहाँ पर मैं इन डायग्राम्स में फिर से आता हूँ स्टूडेंट। अपन ने अवतल और उत्तल दर्पण, दर्पण के 2 प्रकार पढ़े हैं, इन्हीं में मैं थोड़ा सा और आपको समझा रहा हूं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, सही है। दर्पण के एक पृष्ठ पर हमेशा प्रकाश की किरण आपतित होती है। अब यहाँ पर एक दर्पण ले रहे हैं, ये उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण में ये इसका मुख्य अक्ष है। क्या है ये? इसका मुख्य अक्ष है, जो बीच में से होकर गुजरता है। मुख्य अक्ष के समांतर क्या ले ली गए? मुख्य अक्ष के समांतर मैंने विभिन्न प्रकाश किरणें ले ली। किसी वस्तु से, किसी बिंब से आने वाली ये विभिन्न प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ आ रही है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। सही है। तो यहाँ पर परावर्तन के पश्चात ये कहाँ गुजरेगी? ये चली जाएगी अपने अपने घर की ओर लौट जाएगी, अलग अलग चली जाएगी, बिखर जाएगी। कहने का मतलब कोई ठिकाना नहीं है इनका, इन सबको पीछे की ओर बढ़ा दो, इनका ठिकाना नहीं है, लेकिन अपन इनका एक ठिकाना बना देते हैं। और ये ठिकाना क्या बन गया? ये इस दर्पण का फोकस बन गया, मुख्य फोकस बन गया। परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें इस ओर जा रही है, और परावर्तन किरणों को यदि पीछे की ओर बढ़ा दिया जाए तो वो एक बिंदु पर फोकस हो रही है। तो अभी कहा था मुख्य फोकस किसे कह रहे हैं? जिस पर प्रकाश फोकस होता है उसे मुख्य फोकस कह रहे हैं, उस बिंदु को। तो यहाँ पर इस दर्पण का मुख्य फोकस हो गया। इस दर्पण की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इस दर्पण पर भी मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरणें ले ली। अब यहाँ पर परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर गुजरेगी? ये भी परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। तो यहाँ पर ये सारी की सारी प्रकाश किरणें
इन दिशाओं से होकर ऐसे लौट जाएगी ये वापस, टकरा गई, टकरा कर वापस लौट गई, ये भी टकरा कर वापस इस दिशा में चली जाएगी, इसको भी कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भी देखो प्रकाश फोकस हो रहा है, कहाँ पर? मुख्य फोकस पर। इसे कह रहे हैं अपन इस दर्पण का मुख्य फोकस। क्या कह रहे हैं इसे? मुख्य फोकस। परिभाषा देखो यहाँ पर डायग्राम से आपको समझ में आ रही होगी। जहां पर प्रकाश फोकसित होता है, कब? जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती है। तो यहाँ पर इस आधार पर मैं मुख्य फोकस की परिभाषा लिखना चाहूंगा। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर क्या आ रही है? प्रकाश किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से गुजरती है, या क्या है? गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। ये तो गुजर रही है, लेकिन ये पीछे बढ़ाने पर मिल रही है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। अभी होगी मुख्य फोकस की परिभाषा। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से व्यक्त कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने कैपिटल एफ दे दिया है, ये सही है। तो यहाँ पर मैं इस डायग्राम में ही मुख्य फोकस को फिर से दर्शाना चाहूंगा। क्या ले रहा हूं मैं ले रहा हूं एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर। मैंने एक प्रकाश किरण ले ली मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए इस दिशा में चली गई। यदि मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाता हूँ तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये इस बिंदु पर आकर मिल रही है, और इस बिंदु को मैं नाम दे दूं मुख्य फोकस। क्या है ये? मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ रहा होगा? देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ अजीब से दो डायग्राम बन गए। अजीब से डायग्राम बन गए। क्या है इनमें? कोई विशेषता तो बन रही होगी इनकी भी। क्या विशेषता बन रही है? उत्तल दर्पण में अपन देख रहे हैं कि प्रकाश बिखर गया, नाराज हो गया इससे, ये बिखर गया, और इसने इसको समेट लिया, ये इससे राजी हो गया। इसने प्रकाश को फैला दिया, इसने प्रकाश को समेट लिया, केंद्रित कर लिया इसने। तो यहाँ पर इस आधार पर अपन इन दर्पणों को और भी नाम दे सकते हैं। नाम सुना होगा आपने। क्या है वो नाम? अपसारी, और एक है अभिसारी। एक अपसारी है तो एक अभिसारी है, दोनों के दोनों सारी है। कहां से आए हैं ये सारी? एक आया है उत्तल दर्पण से तो एक आया है अवतल दर्पण से। कौन सी विशेषता लेकर आया है? वो विशेषता है कि अपसारी दर्पण, ऐसा दर्पण जो प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, उसे अपसारी दर्पण कहते हैं, जो उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका मतलब उत्तल दर्पण का एक दूसरा नाम बन गया क्या? अपसारी दर्पण भी कहलाता है। सही है? उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण भी कहलाता है, लेकिन अवतल दर्पण उसे भी दूसरा नामकरण कर दो। क्या नामकरण करे? इसने क्या किया? आने वाले प्रकाश को समेट लिया, एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया सारे के सारे प्रकाश को। तो इस दर्पण को नाम दे दिया अभिसारी दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जो प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है, उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उस अभिसारी दर्पण का दूसरा नाम है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण को समझ में आ गया होगा आपको। दर्पण के दो प्रकार थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है। तो आगे होगा यहाँ पर मुख्य फोकस। मुख्य फोकस समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक परिभाषा हो रही थी,
वो क्या है, इसको नाराज मत करो, सातवीं परिभाषा की ओर बढ़ रहे हैं। क्या है वो, फोकस दूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फोकस दूरी स्मॉल, अंग्रेजी के स्मॉल एफ से व्यक्त कर रहे हैं। फोकस दूरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोकस दूरी क्या है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस दूरी। ये भी दूरी है, ये दूरी कहां से आई है, ये भी इस दर्पण में ही आई है। तो देखो कहां से आ रही है ये। गोलीय दर्पण कोई सा भी हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, क्या करेंगे, उस गोलीय दर्पण की ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को नाप लेंगे। कौन सी दूरी, दूरी है वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की। देखो यहां पर इस डायग्राम में मुख्य फोकस F और मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। परिभाषा देख लो यहां पर, क्या है परिभाषा, ध्रुव एवं गोलीय दर्पण के लिए, कोई सा भी गोलीय दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस, यह केवल फोकस भी कह सकते हैं इसे, फोकस ही मुख्य फोकस होता है। ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की, क्या है, ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इस दूरी को अपन फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से व्यक्त कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इस गोलीय दर्पण में स्टूडेंट आपने विभिन्न महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी है। दर्पण का द्वारक है, परावर्तक पृष्ठ की लंबाई, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की लंबाई का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का किताब भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या फिर ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश की आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और अंतिम परिभाषा यहाँ पर फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर थे दर्पण, गोलीय दर्पण, टॉपिक था स्टूडेंट गोलीय दर्पण। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। गोलीय दर्पण, दर्पण के दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं अपन ने पढ़ी। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है आपको तो अपने कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।